नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका करियर कोच मनोज अरोड़ा। माई करियर कोच यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपके सामने कुछ चर्चा रखने वाले हैं। पार्ट 1 में पिछले एपिसोड में हमारी बात हुई थी कि हम एक ऑड और एक इवन करियर पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहले बहुत ही रेपुटेटेड करियर डॉक्टर्स और फिर एक इवन करियर पे अपन बात करेंगे। अगर एपिसोड में समय रहा तो फिर अदरवाइज इससे अगले एपिसोड में हम लेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे कि डॉक्टर्स बनने के लिए ना केवल हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि रुचि भी जागृत अवस्था में जागृत रखनी पड़ती है। हम लोग बहुत लेट जागते हैं। मैं बार बार यही बात करता हूँ, आप लोग शायद इससे उकताते होंगे कि 12th कर लेते हैं और या 10th करने के बाद हम जागना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को इंस्पायर करना शुरू करें कि वो शुरू से ही जनरल साइंस की तरफ झुकाव अगर महसूस कर रहे हैं तो और ज़्यादा रुचि उसमें लें, क्योंकि डॉक्टर्स में हम लोगों को पता है डॉक्टर्स मतलब MBBS ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स में भी 6, 7, 8 फील्ड हैं जो एक से बढ़ के एक हैं। अगर आप डेडिकेटेड अपने फील्ड में हैं तो, अगर आप नॉलेज रखते हैं, डेडिकेटेड हैं और टीम वर्क करते हैं तो आप डॉक्टर के किसी भी फील्ड में सेम ऑनर और सेम अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ करियर राइज ले सकते हैं। सबसे पहले कि चलिए हमने 12th में क्या करना है। 10th हमने कर लिया और 10th के बाद हमने क्या लेना है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे तो क्योंकि इस समय गूगल महाराज का ज़माना है और सबको पता है कि गूगल किया 10th में के बाद हमें साइंस लेना है। और साइंस के हमारे पास इन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें अगर हम इंटरेस्ट जनरल साइंस में रखेंगे, विशेषकर 6 ऑनवर्ड और पहले भी, और क्यूरियोसिटी जैसे हमने कल बात की थी कि छोटी छोटी बात पे वाई यस और वाई नो, तो हम इसका जो मेन एग्जामिनेशन नीट, जिसके बारे में भी लगभग सब जानते हैं, वो क्रैक कर सकते हैं। नीट की परीक्षा हर साल एक सेंट्रलाइज तौर पे अप्रैल से जून के बीच में होती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी है बच्चा 12th पास हो, वेदर इट इज फ्रॉम CBSE और एनी स्टेट बोर्ड। 50% मार्क्स के साथ उसका पास होना एटलीस्ट जरूरी है। 17 ईयर्स ऑफ एज एग्जामिनेशन डे तक उसका कंप्लीट होना चाहिए। 17 ईयर्स का बच्चा अगर नहीं है तो वो नीट की परीक्षा में एलिजिबल नहीं है। 17 ईयर्स ऑफ एज प्लस 50% marks, aggregate marks in board exam of 12th. It may be from CBSE or any other state board. ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीट के बाद फिर वो जिस रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, कोटा का जरूर फर्क पड़ता है। कोई पंजाब के है तो वो स्टेट पंजाब की एलिजिबल सीटों के लिए फाइट करेगा, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी पूरे ऑल ओवर इंडिया के बोर्ड्स को है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी है। अभी हमने नीट की तैयारी करी और नीट की तैयारी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 12th के बाद में। अभी बहुत सारा प्रचलन बना हुआ है कि 10th के बाद ही लोग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एलन, आकाश, और मैं किन के नाम लूँ, LNC, बहुत सारे हैं। आप सेल्फ स्टडीज़ भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडीज़ पे फोकस रह सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट से जिनकी फी लगभग 50,000 रुपये से लेके और 2-3 लाख रुपये, इसका तो कोई सीमा ही नहीं है, तक भी जाती है। ये डिपेंड करता है बच्चे की एबिलिटी पे, उसकी मानसिक विकास पे और उसकी योग्यता पे, उसकी विल पावर पे कि वो कितने अच्छे से स्टडीज को समझता है। अभी नीट के बाद काउंसलिंग के समय, क्योंकि नीट का क्या एलिजिबल होना और उसको पास करना एक अलग चीज़ है, और उसके बाद कॉलेज का मिलना एक अलग चीज़ है। कॉलेज का मिलना नीट के मार्क्स के आधार पे ही, परसेंटाइल तो एक मिनिमम रहती है जो होना जरूरी है, वेदर आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करेंगे बाद में या आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन नीट फाइट करना और उसकी मिनिमम परसेंटाइल लेना ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली सबके सामने नीट मतलब डॉक्टर मतलब जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो। तो सबसे पहले हम एलोपैथी की बात करते हैं। एलोपैथी में डिग्री होती है MBBS। 5.5 साल का ये कोर्स है एलोपैथिक डॉक्टर के लिए, और जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी रहती है। और जो टॉप के ज़्यादातर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है अपने इंडिया में, खासकर बात करें तो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा लोग फाइट इसी के लिए करते हैं,
तो जो टॉप मोस्ट रैंकिंग के बच्चे होते हैं वो एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट चुन लेते हैं, या और भी एक दो रेपुटेटेड हैं कॉलेजेस, वो चुन लेते हैं। इस डिग्री को करने का जो सरकारी कॉलेजेस की फीस है वो तो नाम मात्र की 15-20 हज़ार रुपये पर ईयर है। इसके बाद में पब्लिक पार्टनरशिप टाइप के कॉलेजेस हैं जो जिसमें गवर्नमेंट का कुछ दखल रहता है, और कुछ सीटों पे वो 6-7 लाख रुपए के आसपास की पर ईयर फीस में एडमिशन्स काउंसलिंग के थ्रू आपको मिल जाते हैं। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं जो नीट क्वालिफाई होना तो ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं लगभग किसी की 15 लाख, किसी की 25 लाख और किसी की इससे भी ज़्यादा पर एनम फी रहती है। MBBS करने के बाद MD के लिए भी लोग जाते हैं, जो 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ एक पाथ बता रहे हैं। पर्सनल करियर कोचिंग में हम नीट से पहले या नीट के लिए जो फाइट कर रहे हैं वो मुझे DM करके इसमें अधिक जानकारी पर्सनली वो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं काउंसलिंग में। अब आप पूछेंगे कि MBBS के कॉलेजेस क्या एक ही है? डॉक्टर मतलब MBBS नहीं, डॉक्टर मतलब और भी ब्रांचेज हैं इसके बाद। नहीं, मैं कहूँगा बराबर, और बल्कि फॉरेन में तो कहीं कहीं जगह पे BDS के लोग बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो एक डेंटिस्ट्री डॉक्टर के लिए ज़रूरी है, वो कुछ फॉरेन कंट्रीज में, मैं किसी का नाम लूँ तो वहाँ और भी ज़्यादा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी BDS डॉक्टर्स लेते हैं। तो ये नहीं है कि कोई भी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से कहीं कम है या कोई एक ब्रांच ज़्यादा है। बस एलोपैथी क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में और क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, तो और क्विक मनी जनरेट करने का, क्विक करियर बनाने का ज़्यादातर लोगों को ये लगता है, तो वो इसीलिए प्रवेश के समय, एडमिशन के समय सबसे ज़्यादा जो नीट स्कोर है वो MBBS में चाहिए होता है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए भी सेम आपको नीट फाइट करनी है। आप 17 साल के होने चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए CBSE या रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स में, और नीट के अंकों के आधार पे ही आप काउंसलिंग के थ्रू BDS का कोई कॉलेज चुन सकते हैं। BDS के कॉलेजेस में जो सरकारी फीस है वो 5 से 7 से 10 हज़ार रुपये पर ईयर है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कैसे हैं, कहाँ हैं, सब रैंकिंग्स के आधार पे नीट स्कोर फाइट करने के बाद 1.5 लाख रुपए पर ईयर से लेके 4 लाख रुपए पर ईयर तक आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। कोचिंग की सेम प्रक्रिया है क्योंकि एग्ज़ाम सेम है, और अगर आपका इंटरेस्ट इसकी तरफ है तो BDS इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू। इसके बाद अभी डॉक्टर की 2 ब्रांच MBBS और डॉक्टर्स की 2 ब्रांचेस MBBS और BDS हमने चर्चा की। इसके बाद नहीं कहूँगा मैं, इसके साथ BA-MS जो आयुर्वेद का इस समय बहुत बड़ा प्रचार भी चल रहा है और पॉपुलर भी हो रहा है, और इंडिया, नेपाल, खासकर इन 2 जगहों पे तो बहुत ज़्यादा अभी इस समय चल रही हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसकी काफ़ी क्रिएट हो रही हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू। तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए भी सेम 5.5 साल का कोर्स है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। सेम प्रोसेस है, नीट फाइट करेंगे, मार्क्स के आधार पे कॉलेज चुनेंगे। BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन के फील्ड में कोर्स है, इसमें भी सेम नीट का प्रोसेस रहेगा और आप एक होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, आप कोई भी ब्रांच चुने, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अपने पेशे के प्रति समर्पित हैं, नॉलेज आपने पूरी कोर्स के दौरान गेन कर ली, प्रैक्टिसेस आपने जारी रखी, तो आप किसी भी ब्रांच में उतने ही सक्सेस होंगे जितने आप MBBS या MD करके सक्सेस होते हैं। इसके बाद है BBSc जो पशु चिकित्सा और हस्बेंड्री चिकित्सा जिसको बोलते हैं उसमें। इसमें चूंकि हमारा इंडिया बहुत बड़ा ग्रामीणों क्षेत्र का देश है, हमारे यहाँ पशु चिकित्सा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इसमें भी सेम नीट प्रोसेस के आधार पे आप पशु चिकित्सा के कॉलेजेस चुन सकते हैं। लगभग 5-5.5 साल का कोर्स ये भी वही सेम सिचुएशन में रहता है। डॉक्टर्स के बाद अब डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए चाहिए फार्मासिस्ट, क्योंकि बिना मेडिसिन के कोई भी, चाहे किसी भी पद्धति का आप इस्तेमाल करें, मेडिसिन तो चाहिए ही होंगी और ट्रीटमेंट के लिए। तो इस फील्ड में जाने के लिए भी बायोलॉजी वाले बच्चे B फार्मा या M फार्मा कोर्स कर सकते हैं। B फार्मा ग्रेजुएशन का कोर्स है और M फार्मा इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है, जिससे आप जाने माने कंपनियों में फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं। आप एक नई खोज करने के लिए दवाइयों की उन कंपनियों में एज ए वैज्ञानिक या जॉब कर सकते हैं, या अपना मेडिकल स्टोर ले सकते हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर के लिए तो डिप्लोमाज भी, MD डिप्लोमाज भी काफ़ी सारे
हैं जो इसमें लेके रख सकते हैं। तो ये भी मेडिसिन फील्ड का ही एक क्षेत्र है। हम फार्मासिस्ट की बात कर रहे थे, एक बहुत डायनामिक फील्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। इसमें भी बड़ा इंस्टेंट जॉब, जैसे ही आप अपना फार्मासिस्ट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां आपको रोबिंग करके और ऑफर करती हैं हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये भी एक अच्छा करियर है एमआर का और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, बाद में मार्केटिंग मैनेजर। तो एक जिसमें मार्केटिंग का गुण भी है और फार्मासिस्ट भी है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये फील्ड में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग कर सकता है। ऐसी ही दो और फील्ड हैं। मैंने आपको कहा था कि और फील्ड पे अपन बात करेंगे, हम करने भी वाले थे, लेकिन ये फिर एपिसोड लंबा बन पड़ा है, तो अभी हम सिर्फ मेडिकल साइंस फील्ड पे ही बात कर रहे हैं। मेडिकल साइंस फील्ड में डॉक्टर्स के साथ जब तक नर्सिंग ना हो तब तक वो फैसिलिटीज पूरी नहीं होती। तो नर्सिंग इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन टू। इसमें भी आपको 45% मार्क्स के साथ 12th कंप्लीट करना है और बीएससी नर्सिंग, उसके बाद में आप पीजी भी कर सकते हैं या डिप्लोमाज भी काफ़ी हैं नर्सिंग के। लेकिन पॉपुलर कोर्स जिस पे आपको बीएससी नर्सिंग में आपको अच्छे खासे करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। ना केवल इंडिया, आप देखें कि हम लोगों के बहुत से मेल नर्स या फीमेल नर्सेज फॉरेन कंट्रीज़ में भी परमानेंट वीज़ा के बेसिस पे जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, केयर इंडस्ट्री में, जितना इंडियन लोग अच्छा क्योंकि हमें दया की भाव है, हमें पेशेंस है, जो कि नर्सिंग पेशे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग बड़े पॉपुलर हैं फॉरेन्स में भी। इवन हमारे डॉक्टर्स, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, आप यूएसए की बात करें तो ज़्यादातर इंडियन डॉक्टर्स पॉपुलर हैं, आप कनाडा की बात करें, इंडियन डॉक्टर्स बड़े पॉपुलर। ऐसे ही नर्सिंग में भी फॉरेन में बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं अगर हम जाना चाहें। गवर्नमेंट सेक्टर तो है ही, पब्लिक सेक्टर तो है ही, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। तो नर्सिंग के लिए आप 12th के बाद 45% मार्क्स मिनिमम हो तो बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं इसके बाद। अभी ये तो ऑलमोस्ट ऐसे ऑप्शंस थे जिस पे सारे लोग लगभग विचार करते हैं जब वो मेडिकल इंडस्ट्री में जाने की बात करते हैं। लेकिन एक और फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, जो इस समय बड़ी तेजी से डिमांडिंग में आता जा रहा है, क्योंकि जब भी कभी हम देखते हैं किसी पुलिसिंग को या किसी ऐसे अपराध को, या हमने मूवीज़ में देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग आके, सीआईडी बड़ा फेमस हुआ था, उसमें वो नाम भूल गया, में एक डॉक्टर थे जो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट थे। तो फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, फॉरेंसिक विज्ञान भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें जॉब की संभावनाएं अपार हैं। इसमें भी आपको 50% मार्क्स के साथ में 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, और उसके बाद में आप बीएससी फॉरेंसिक या एमएससी फॉरेंसिक कर सकते हैं। बहुत पॉपुलर कॉलेजेस हैं, बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे देती हैं। हालांकि कंबाइंड टेस्ट नीट जैसा फॉरेंसिक विज्ञान में अभी नहीं है, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने अपने बेसिस पे इस अच्छे कोर्स में अच्छे लोगों को चुनने के लिए कोई ना कोई टेस्ट जरूर रखते हैं। विस्तृत जानकारी फॉरेंसिक पे भी अगर किसी को चाहिए हो, या हम लोग अभी 12th के आप आसपास हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप मुझे पर्सनल काउंसलिंग के लिए मिल सकते हैं। फिर हम लोग इस पर प्लान करके आपको मैं बेटर से बेटर नॉलेज इकट्ठा करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैं फैसिलिटेटर हूँ। करियर कोच का काम ही होता है फैसिलिटेट करना, नॉलेज लूँ और आपको नॉलेज दूँ जिससे आप एक बेटर करियर की तरफ जा सकें। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे आर्ट करियर की, और तब तक के लिए शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप अपडेटेड होते रहें। खुश रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अलविदा।